तो हेलो एवरीवन, आज हम एरोसोल्स पढ़ते हैं। कल मेरा फिर जीपैट का एग्ज़ाम है, मुझे एरोसोल्स याद आ गया। तो कल एग्ज़ाम है एक्चुअली, तो एरोसोल, कैप्सूल और ये सब टॉपिक्स आने वाले हैं। तो आज मैं पहले एरोसोल्स आपको पढ़ा दूँ अच्छे से, मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा, आप भी पढ़ लेना। एरोसोल्स देखो, एक गैसियस डोसेज फॉर्म होती है या प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म होती है। हमेशा याद रखना, जब भी पूछा जाए कि प्रेशराइज्ड डोसेज फॉर्म कौन सी है, तो हमेशा वो सिर्फ एरोसोल्स ही होती हैं, ठीक है। ये हेर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स में पैक होते हैं एरोसोल्स जो भी होते हैं। इनके जो कंटेंट्स होते हैं वो एक्चुएटर, प्रोपेलेंट, वॉल्व और अपना कंटेनर होता है, CPVA, ठीक है। ऐसे याद करो, कंटेनर, प्रोडक्ट प्लस प्रोपेलेंट, वॉल्व एंड एक्चुएटर, ठीक। अब इसमें जो कंटेनर होता है हमारा, उसमें हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, और ये जो इंटरनल प्रेशर होता है उसको विथस्टैंड करता है। कंटेनर जो होता है वो मेनली प्रोडक्ट को हमारे प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। देखो, कंटेनर इसलिए तो यूज़ होता है ना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सील हो सके अच्छे से अंदर कंटेनर में, एंड सेकेंडली वो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनसे प्रोटेक्ट कर सके। अब फिर हमारा कंटेनर के बाद आता है डिप ट्यूब। डिप ट्यूब एक लंबी सी, आप देखते हो ना, पाइप लगी होती है हमारे जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं उनमें, तो डिप ट्यूब वो होता है। ये या तो देखो प्लास्टिक की होती है वैसे तो इसलिए पॉलीइथाइलीन या पॉलीप्रोपाइलिन मटेरियल से बनी होती हैं, और ये हेल्प करती है हमारा जो लिक्विड प्रोडक्ट है या लिक्विड मटेरियल है उसको हमारे कंटेनर के बॉटम से जो वॉल्व है उसके अपर तक आने में हेल्प करती हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे जो प्रोपेलेंट होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसी भी एरोसोल का। ये प्रेशर डेवलप करता है, मतलब जो हम जब पंप करते हैं हमारे वॉल्व से, तो प्रेशर जनरेट करने में ये प्रोपेलेंट ही हेल्प करता है। ये हमारे प्रोडक्ट को एक्सपेल करने में हेल्प करता है, बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ आने में हेल्प करता है। एटमाइजेशन इसमें होता है जो कन्वर्ट करता है लिक्विड को फाइन ड्रॉपलेट्स में, मतलब जैसे हमारे स्प्रे बॉटल्स में आप देखते हैं ना लिक्विड प्रेजेंट होता है अंदर, तो उसको एक स्मॉल पार्टिकल या स्मॉल फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने में यही प्रोपेलेंट हेल्प करता है। और ये जो शेविंग फोम्स होती हैं उनमें भी यूज़ होता है फोम प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे स्मॉल पार्टिकल कहिए, चाहे वेरी थिन या वेरी फाइन या ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रोपेलेंट ही हेल्प करता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन गैसेस। इनके एग्जाम्पल हो गए प्रोपेन, ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। देखिए, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग ने मीथेन, एथेन, प्रोपेन ये सभी पढ़ा है ना, तो उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एग्जाम्पल होते हैं। कंप्रेस्ड गैसेस में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 3 तरह के प्रोपेलेंट होते हैं। इनके कुछ टाइप्स होते हैं, प्रोपेलेंट 12, प्रोपेलेंट 11 एंड प्रोपेलेंट 114। प्रोपेलेंट 12 जो होता है वो होता है डाइफ्लोरोमीथेन, और जो प्रोपेलेंट 11 होता है ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। प्रोपेलेंट 114 जो होता है वो डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथेन। तो इसमें देखिए, जो हमारे टाइप्स हाइड्रोकार्बन गैस है और जो कंप्रेस्ड गैस है वो जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्पल्स में। बहुत रेयर होता है जो आपका ये वाला पूछा जाए, तो इन दोनों पे आप ज़्यादा ध्यान देना। वर्किंग पे अब हम आते हैं प्रोपेलेंट की। तो प्रोपेलेंट क्या होता है? प्रोपेलेंट जनरेट करता है प्रेशर को। जब हमारा वॉल्व ओपन होता है तो हमारा जो हाई प्रेशर अंदर होता है और लो प्रेशर बाहर होता है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा जो लिक्विड है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, और स्प्रे बॉटल से हमारा जो लिक्विड अंदर प्रेजेंट होता है वो बाहर आ जाता है। प्रोपेलेंट जो होता है वो वेपराइज कर देता है स्प्रे फॉर्म करने के लिए। प्रोपेलेंट हमारा वेपराइज होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है ताकि हमारा स्प्रे बन सके और स्प्रे ड्रॉपलेट्स बाहर आ सके। अब नेक्स्ट हम आते हैं वॉल्व पे। वॉल्व जो है वो एक कंट्रोल सिस्टम है हमारे एरोसोल का। इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि माउंटिंग कैप, जो कवर एक होता है हमारे वॉल्व का ऊपर बॉटल का, वो फेरूल जो होता है वो अटैच करता है वॉल्व को हमारे कंटेनर से। फिर हमारा आता है स्टेम, जो एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम स्टेम कहते हैं। गास्केट होता है, स्प्रिंग होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है। डिप ट्यूब होता है, एक्चुएटर होता है और वेपर टैप होता है। वेपर टैप जो होता है वो एस्केप करता है लिक्विड को प्रोपेलेंट के साथ वेपराइज्ड फॉर्म में। एक्चुएटर जो होता है वो एक प्रेसिंग इक्विपमेंट की तरह यूज़ हम कर सकते हैं, मतलब एक प्रेस जब हम लोग करते हैं ना तो उसको एक्चुएटर कहते हैं, ठीक है। ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को डिलीवर करता है जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है। जैसे मान लीजिए हमको ड्रॉपलेट्स रिक्वायर्ड है तो उस फॉर्म में, या फोम रिक्वायर्ड है उस फॉर्म में हेल्प करता है एक्चुएटर हमको पार्टिकल से प्रोडक्ट डिलीवर करने में।
ये वॉल्व के साथ अटैच होता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि स्प्रे एक्चुएटर, फोम एक्चुएटर, सॉलिड स्ट्रीम एक्चुएटर या स्पेशल एक्चुएटर। ठीक है, स्प्रे मतलब आप समझ लीजिए हमारे जो इनहेलर्स होते हैं, नेबुलाइजर्स होते हैं। फोम हो गया शेविंग फोम। सॉलिड स्ट्रीम मतलब आप समझ लीजिए जो पाउडर्स होते हैं ना, बहुत थिन पाउडर्स, वो। या फिर स्पेशल भी बहुत अलग तरीके से डोसेज फॉर्म्स जो हैं वो एक्चुएटर में रखे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये स्पेशल एक्चुएटर। अब हमारे जो एरोसोल्स हैं उनमें कुछ लॉज भी आते हैं जैसे कि डाल्टन एंड रॉल्स लॉ। डाल्टन लॉ जो है वो ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर अप्लाइड है वो इक्वल है हमारे किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट के सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के। पी टोटल इज इक्वल टू पी ए पी बी अप टू पी एन, मतलब जितने भी पार्शियल प्रेशर में लगाया इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के उनके सम को मिला के टोटल प्रेशर डाल्टन लॉ होता है। फिर हमारा आता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ये कहता है कि जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर लगाया है हमने अपने सोल्यूशन में वो बराबर है मोल फ्रैक्शन या फिर मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपाउंड के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मिलेगा। एरोसोल फॉर्मुलेशन। अब एरोसोल कैसे बनता है? इसमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होता है और प्रोपेलेंट हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में एपीआई, सॉल्वेंट, स्टेबलाइजर, सर्फेक्टेंट मतलब जितने भी कंपाउंड होते हैं, एक्सिपिएंट्स और ये सब हम वो इसमें यूज़ करते हैं। फिर अब गोल क्या होता है इन प्रोपेलेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेट का, ताकि हमको एक स्टेबल प्रोडक्ट मिले, प्रॉपरली स्प्रे हो, करेक्ट प्रेशर मिले, करेक्ट पार्टिकल साइज़ हो या रिक्वायर्ड डोज जो है हमको वो डिलीवर हो। और कंटेनर वॉल्व की कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के लिए भी गोल होता है इसका कि हमारा जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट और प्रोपेलेंट है वो मिला के हमको एक एरोसोल फॉर्मुलेशन दे। अब फिलिंग ऑफ एरोसोल्स, हम लोग कैसे फिल करते हैं एरोसोल को? पहली बात तो एरोसोल्स जब भी फिल होता है इतना ध्यान रखना वो एक बहुत ही कूल टेम्परेचर, मान लीजिए बहुत ही ठंडा टेम्परेचर पे, -डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग इसको एरोसोल को प्रिपेयर करते हैं या फिर प्रेशर में प्रिपेयर करते हैं, बहुत एक हाई कंप्रेशन या प्रेशर पे प्रिपेयर करते हैं। जब भी हम अपने एरोसोल को फिल करते हैं उसमें हेड स्पेस प्रेजेंट होता है जो एयर कंप्रेशन कॉज कर सकता है, इसलिए हम हेड स्पेस पर्जिंग का यूज़ करते हैं ताकि एयर कंप्रेशन या एयर बबल्स फॉर्म ना हो और जो हमें रिक्वायर्ड डोज है वही करेक्ट डोज हमको मिले। लीक टेस्टिंग अब कैसे करते हैं? हम लीक टेस्टिंग हॉट वाटर टैंक से जो हमारा सील्ड एरोसोल है उसको पास करते हैं। हीट हमारी 60 डिग्री के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 55 डिग्री अप्रॉक्स होनी चाहिए। अराउंड 3 मिनट्स के लिए हमको हमारे जो सील्ड एरोसोल है उसको उसमें रखना होता है ताकि हम लीकेज टेस्ट कर सकें। और हम लोग लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं? अगर उसमें फाइन बबल्स ऑब्जर्व हों तो मतलब समझ लीजिए कि लीकेज है हमारे एरोसोल में। एरोसोल का इवैल्यूएशन हम प्रेशर गॉज यूज़ करके डिटरमाइन करते हैं और डेंसिटी हमारी एरोसोल के वैल्यूएशन में फ़र्स्ट होती है डेंसिटी। ये डेंसिटी इंपॉर्टेंट है जीपैड के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेंसिटी हम डिटरमाइन करते हैं हाइड्रोमीटर या पिक्नोमीटर के हेल्प से। मैक्सिमम पिक्नोमीटर यूज़ होता है। मॉइस्चर कंटेंट हम डिटरमाइन करते हैं कार्ल फिशर के ऑपरेटस से। प्रोपेलेंट आइडेंटिफिकेशन या तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से होता है या ग्रुप क्रोमैटोग्राफी से। वॉल डिस्चार्ज रेट। अब वॉल डिस्चार्ज का रेट क्या होता है, इसका मेथड होता है, हम क्या करते हैं, हमारा जो एरोसोल कंटेनर है हम उसको वे करते हैं, फिर हम एक फ़िक्स रेट पे, फ़िक्स टाइम पे हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको पंप करते हैं, ठीक है, उसको डिस्चार्ज करते हैं, फिर दोबारा वे करते हैं। तो जो वेट डिफरेंस आता है और कितना टाइम तक हमने उसको डिस्चार्ज किया था, मतलब कितने टाइम तक हमने, मतलब मान लीजिए 0.2 सेकेंड में हमने अपना जो प्रोडक्ट था वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में डिस्चार्ज कर लिया। तो जो वेट डिफरेंस आया पहले वाले से दूसरे वाले का, फाइनल का इनिशियल से वो, और टाइम, उसको हम लोग कहते हैं हमारा डिस्चार्ज टाइम और इसका यूनिट होता है ग्राम पर सेकेंड। अब हम आते हैं स्प्रे पैटर्न पे। तो स्प्रे पैटर्न हम जो है वो देखते हैं कि मतलब कौन से पैटर्न पे हमारा जो स्प्रे है वो आ रहा है, कि सारे पार्टिकल्स एक ही साइज़ के हैं या नहीं, सेम पैटर्न है या नहीं। इसलिए हम लोग करते हैं यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करने के लिए। ये हम टेस्ट करते हैं डाई टैल्क मिक्सचर ट्रीटेड पेपर में। हम क्या करते हैं, हमारा जो स्प्रे होता है हम उसको स्प्रिंकल करते हैं हमारे डाई टैल्क मिक्सचर ट्रीटेड पेपर पे और हम पैटर्न डिटरमाइन करते हैं। नेट कंटेंट,
अब कितना प्रेजेंट है नेट कंटेंट, कितना लिक्विड है, कितना वॉल्यूम है हमारा एरोसोल में, वो हम डिटरमाइन करते हैं। जितना फिल्ड कंटेनर होता है उसमें से एम्प्टी कंटेनर को माइनस करेंगे तो हमें हमारा नेट वेट मिल जाएगा। फोम स्टेबिलिटी, अब फोम स्टेबिलिटी में हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं कि कितना हमारा जो फोम है वो स्टेबल है, सेम पार्टिकल है या नहीं, सेम पार्टिकल साइज़ है या नहीं। पार्टिकल साइज़ हम कैस्केड इम्पैक्टर, लाइट स्कैटर डिके की हेल्प से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि सेम पार्टिकल साइज़ है या नहीं है। ये हम लोग इंटरनेशनल टाइप्स के लिए ये दोनों मेथड यूज़ करते हैं, ये दोनों ऑपरेटर्स। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, मतलब हम लोग अब देखते हैं कि जो हमारा एरोसोल है उसका जो अंदर प्रोडक्ट प्रेजेंट है उसकी थेरेप्यूटिक एक्शन कितना है और उसमें कोई टॉक्सिसिटी है या नहीं है। इनहेलेशनल डिवाइसेस जैसे कि नेबुलाइज़र, मीटर डोज इन्हेलर या ड्राई पाउडर इन्हेलर। मीटर डोज इन्हेलर जो होते हैं वो एक्यूरेट डोज देते हैं हमारे ड्रग का। इसकी वर्किंग कैसे होती है, जो हमारा मीटरिंग चैम्बर होता है उसको हम सस्पेंशन से फिल करते हैं, फिर हमारी जो वॉल्व स्टेम होती है उसको हम प्रेस करते हैं। मीटरिंग चैम्बर जो होता है वो क्लोज होता है रिजर्वायर के साथ यूजिंग एक्चुएटर जेट, ताकि हमको एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जो हमारा प्रोडक्ट है, ड्रॉपलेट्स हैं, वो मिल सके एटमॉस्फेयर में। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस प्रोपेलेंट वेपोराइज रैपिडली, अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर इनसाइड होता है, लो आउटसाइड होता है, आपको मैंने बताया था। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हमारा प्रोपेलेंट है वो एक्सपल आउट हो जाता है रैपिडली जेट के हेल्प से, या फिर जो ड्रग पार्टिकल है वो हमारे पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में रीच हो जाते हैं, एयर स्ट्रीम में रीच हो जाते हैं। नेबुलाइजर्स जो होते हैं या तो वो जेट होते हैं जो एयर स्पीड से वर्क करते हैं, या अल्ट्रासोनिक होते हैं जो पाइजो इलेक्ट्रिक से वर्क करते हैं। ड्राई पाउडर इनहेलर क्या होते हैं, इनमें मतलब ये स्पिन हेलर होते हैं, स्पिन इनहेलर। वर्किंग क्या होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, समझ लीजिए कि हमारा जो कैप्सूल है वो हमारे इस डिवाइस में प्लेस होता है स्पिन इनहेलर में, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा कैप्सूल है उसमें हम लोग पियर्सिंग करते हैं, छेद करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा पेशेंट की ब्रेथ है और मतलब जो हमारा कैप्सूल है उसमें पियर्सिंग हो जाती है, छेद हो जाती है, तो जो हमारा पेशेंट ब्रेथ लेता है और उस कैप्सूल को पेशेंट की ब्रेथ के अकॉर्डिंग हम रोटेट करते हैं, ठीक है। मतलब समझ लीजिए हमने कैप्सूल में पियर्सिंग करी, छेद किया, ठीक। हमारा जो स्पिन इनहेलर था उसमें कैप्सूल में पियर्सिंग हो गई, फिर हमने क्या किया, उसको अपने पेशेंट के ब्रेथ में उस कैप्सूल को रोटेट किया जब पियर्सिंग हो गई तब। फिर क्या हुआ, जो हमारा पाउडर था एरोसोल से एंटर कर जाएगा एयर स्ट्रीम में। पाउडर एरोसोल जो था वो हमारे एयर स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा, क्योंकि हमने पियर्सिंग कर दी ना कैप्सूल में और हमने रोटेट भी किया अपने पेशेंट के ब्रेथ से, तो जो पाउडर है वो एयर स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा। और जो ये रोटर ब्लेड्स हैं वो डी एग्रीगेट कर देंगे पार्टिकल्स को, मतलब जो रोटर ब्लेड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं ना हमारे स्पिन इनहेलर में, वो हमारे इन पार्टिकल्स को हमारे एयर स्ट्रीम में फेंक देंगे, मान लीजिए, ठीक है, डाल देंगे। फिर जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसी पाउडर्ड फॉर्म ऑफ कैप्सूल के, वो हमारी एयर स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे। तो बस यही था हमारा इंपॉर्टेंट, और इसमें ध्यान रखिएगा नेबुलाइज़र में अल्ट्रासोनिक इंपॉर्टेंट है जीपैड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको उसमें देखी ऐसे डबल टिक लगाया हुआ है, उनको आप ज़रूर पढ़ लेना। बस इतना ही था हमारा एरोसोल्स का टॉपिक, ठीक है। अब मैं कवर करती हूँ कैप्सूल। तो अब हम अपना टॉपिक कैप्सूल्स कवर करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो कैप्सूल्स होते हैं वो सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं। ये नॉन एक्वस और नॉन अल्कोहलिक प्रिपरेशन कंटेन करते हैं, और इसमें जो हमारे सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होते हैं वो फिल हो सकते हैं, मतलब नॉन एक्वस, नॉन अल्कोहलिक, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हम इसमें फिल कर सकते हैं। ये सेमी सिंथेटिक मटेरियल जो है जिलेटिन, उससे हमारे कैप्सूल्स से जो बॉडी होती है वो बनी होती है। अब इसके कुछ जो टाइप्स हैं वो है हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। तो पहले हम कैप्सूल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ये एक ऐसा सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो स्मॉल वाटर सॉल्युबल शेल कंटेन करता है, और वो जिलेटिन से बना होता है, जो सेमी सिंथेटिक मटेरियल होता है। इसका एडवांटेज क्या है, ये इजी है यूज करने में, पोर्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, ये स्मूथ, स्लिपरी और इजी स्वेलेबल, टेस्टलेस
कंपाउंड प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे हमारे टैबलेट्स होते हैं ना, उसके मुताबिक ये ज्यादा अच्छा है। ये बेनिफिशियल है ड्रग्स के लिए जिनमें अनप्लेजेंट ओडर या टेस्ट होता है। ये यूज नहीं होता है एक्सट्रीमली सॉल्युबल मटेरियल्स के लिए, मतलब लेस सॉल्युबल मटेरियल्स के लिए यूज होता है। जैसे कि आप कहिए KCl, KBr, NH4Cl, क्योंकि इनमें सडन रिलीज होता है इन कंपाउंड्स में, इस वजह से इनके लिए यूज नहीं होता है और ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकता है। जो कैप्सूल्स हैं वो यूज नहीं होते हैं एफ्लोरेसेंट एफ्लोरेसेंट पाउडर के लिए, क्योंकि एफ्लोरेसेंट पाउडर में क्या होता है, जो हमारा एफ्लोरेसेंट पाउडर होता है वो लूज कर देता है वाटर को, ठीक है, और ये जो मटेरियल है उस कैप्सूल के मटेरियल को सॉफ्टन कर देता है, इसलिए हम इसमें एफ्लोरेसेंट पाउडर्स का यूज नहीं करते हैं। डेलिक्विसेंट, अब डेलिक्विसेंट क्यों नहीं यूज होते हैं, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन कॉज कर देते हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा जो पाउडर मिक्सचर है वो डिग्रेडेड हो सकता है या खराब हो सकता है। जो हमारा पाउडर है कैप्सूल के अंदर वो ज्यादा ही ब्रिटल हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और हमको स्वॉलो करने में भी प्रॉब्लम होगी। कैप्सूल मटेरियल जो है वो हार्ड जिलेटिन या फिर ड्राई फिल्ड कैप्सूल होता है या फिर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है वो जिलेटिन, शुगर एंड वाटर के मिक्सचर से बना होता है। ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल जो है वो इसमें कॉमनली यूज पेस्टिसाइजर होते हैं। प्रिजर्वेटिव में हम लोग SO2 यूज करते हैं और ओपेसिफायर में TiO2, ठीक है। बहुत कम यूज करते हैं ओपेसिफायर, लेकिन हम लोग इसमें यूज करते हैं, मतलब कुछ कुछ कंपाउंड्स के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा, सॉरी थोड़ा पीछे डिस्टर्बेंस आएगा आपको गाइस। तो हमारा जो ओपेसिफायर है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, DiO2, और SO2 प्रेजर्वेटिव है हमारा, उसको हम यूज करते हैं। ओपेसिफायर हम कम यूज करते हैं, ठीक है। प्लास्टिसाइजर हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो कैप्सूल है उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस आ सके, और ओपेसिफायर हमारे कैप्सूल को ओपेक करने के लिए यूज होता है। और कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, सॉल्युबिलिटी एनहांसर, ये सब कुछ एजेंट्स होते हैं जो हम लोग इसमें सेकेंडरी यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो जेलेटिन है वो एक हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट होता है जो हाइड्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन एनिमल कोलेजन से बना होता है, ठीक है। ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, जैसे कि मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, आपने कैसे एक्सट्रैक्ट किया, पीएच वैल्यू, थर्मल डिग्रेडेशन और इलेक्ट्रोलाइट कंपोनेंट्स के कंटेंट्स के अकॉर्डिंग पे ये वैरी करता है। कॉमन सोर्स, अब जिलेटिन में भी जो हम लोग जिलेटिन है वो एनिमल कोलेजन से लेते हैं, वो भी कैसे, या तो कॉमन सोर्स हमारा स्किन हो गया, बोन्स हो गए, वाइट कनेक्टिव टिश्यू, फ्रोजन या पोर्क स्किन, ठीक है। ये हमारे जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, कि हमारा जो हम एनिमल कोलेजन से जिलेटिन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं स्पेसिफिकली। तो बेसिकली या तो स्किन एंड बोन्स का या कनेक्टिव टिश्यू का पूछा जाता है, या ऑल ऑफ द अबव करके आता है जिलेटिन। अब जिलेटिन की भी दो टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए है कैटायनिक, टाइप 2 है एनायनिक। टाइप ए है फार्माजेल ए और टाइप बी है फार्माजेल बी। टाइप ए होता है बाय एसिड ट्रीटमेंट और टाइप बी होता है बाय एल्कलाई ट्रीटमेंट। इसमें जो पीएच होता है टाइप ए में वो पीएच होता है 9 और टाइप बी में होता है 4.7। टाइप ए होता है बेसिक, टाइप बी होता है एसिडिक, ओके। अब जिलेटिन ब्लेंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं मिक्सचर ऑफ टू, यूज होते हैं इन यूजुअल प्रैक्टिस। ब्लेंड ऑफ बोन एंड पोर्क स्किन, जिलेटिन और नॉर्मली यूज फॉर। अब जो हमारा ब्लेंड होता है, मतलब मिक्सचर आप कह सकते हैं हमारे बोन और पोर्क स्किन का, वो जिलेटिन कॉमनली हमारे यूज होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को बनाने के लिए। बोन जिलेटिन जो होता है वो टफ फर्म फिल्म प्रोड्यूस करता है, एक बहुत ही हार्ड स्किन फॉर्म करता है हमारे जिलेटिन उसकी, हमारे कैप्सूल हार्ड जिलेटिन की। और पोर स्किन जिलेटिन जो होता है वो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है या क्लैरिटी प्रोवाइड करता है हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। याद रखिएगा जो टाइप ए है वो टाइप ए जो हमारा है वो एसिड बोन जिलेटिन के लिए यूज होता है, और टाइप बी फ्रॉम ग्रीन फ्रेश बोन से आता है, ठीक है। अब प्रोसेस है बोन प्रोसेस का। बोन प्रोसेस में क्या होता है, लोग ड्राई बोन्स को लेते हैं, उन बोन्स को मिल मशीन में ग्राइंड करते हैं,
उसमें 5% HCl मिक्स करते हैं और 10 to 15 डेज के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम इसमें 10% लाइम ऐड करते हैं, फिर 4 से 8 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। फिर जो इसमें एक्सेसिव लाइम है उसको रिमूव किया जाता है और पीएच एडजस्टमेंट किया जाता है 9 पे, मतलब हमारा बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। काल्फ स्किन प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं हम, काल्फ स्किन लेते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसमें भी 10% लाइम डालते हैं, उसको 6 से 12 महीने के लिए, हफ्ते के लिए छोड़ते हैं। और जो हमारा पहला बोन वाला था उसमें सिर्फ 4 to 8 वीक्स के लिए छोड़ना होता है। फिर हम इसको 10 से 30 घंटे पानी से वॉश करते हैं। ठीक, अब फिर हमारा आता है पोर्क स्किन प्रोसेस। पोर्क स्किन लेंगे, उसको वॉश करेंगे, उसमें एसिड डालेंगे 1 to 5% HCl, 10 to 30 ईयर्स उसके कांटेक्ट में छोड़ेंगे, फिर हम अपना एसिड रिमूव करेंगे और हमको हमारी पोर्क स्किन प्रोवाइड हो जाएगी। अब एक है कॉमन प्रोसेस जो हमारे बोन, काफ स्किन, पोर्क स्किन इनको मिला के बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों को हम हॉट वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिक्स करते हैं, फिल्टर करते हैं और वैक्यूम के कंसंट्रेशन में इसको पास करते हैं। फिर इसको कूल करते हैं ताकि ये सॉलिडिफाई हो जाए और एयर ड्राई में पास करके इसको मिलिंग मशीन से पास करते हैं ताकि हमको एक रिक्वायर्ड साइज मिल सके। थिकनेस जो है हमारे कैप्सूल की कंट्रोल होती है बाय विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन सॉल्यूशन या फिर स्पीड एंड टाइम ऑफ डिपिंग, मतलब कितने टाइम में या स्पीड में उसको डिप किया, उससे हमारी थिकनेस या विस्कोसिटी से हमारी थिकनेस कंट्रोल होती है हमारे कैप्सूल की। अब इसमें हम जो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में, वो हमारे हो जाते हैं मिथाइल या प्रोपाइल पैराबिन। इन दोनों का रेशियो हम लोग यूज करते हैं जो होता है 4:1 के रेशियो में। इसमें हम जो शुगर यूज करते हैं वो बस 5% तक ही होती है। कैप्सूल का साइज अब जो 0 है वो लार्जेस्ट होता है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 करते करते स्मॉलेस्ट होते जाते हैं। जो सबसे बड़े लार्जेस्ट पार्टिकल साइज होते हैं वो एनिमल्स के लिए यूज होते हैं। सब 000 जो एनिमल्स के लिए होता है सबसे बड़े साइज होते हैं कैप्सूल के, फिर 00 थोड़े छोटे, फिर 0 उससे छोटे, फिर 1 और छोटे, सबसे 5 स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि 000 और 00 कमर्शियली अवेलेबल नहीं होते हैं, वो बहुत मतलब आपको कहीं से मंगाने पड़ते हैं। जो 0 लार्जेस्ट पार्टिकल है और 5 तक पार्टिकल्स है वो आपको इजिली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से कैप्सूल साइज के पार्टिकल कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, तो ये लिखना कि 0 से 5 तक कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, 000 से 00 नॉन कमर्शियली है। इन केस ऑफ लिली, पार्क डाविस, कार्क, ओसाका, पेरी। अब फॉर्मुलेशन क्या है इसका, फ्री फ्लोइंग पाउडर होना चाहिए, लुब्रिकेंट, मेटालिक स्टेरेट भी प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर जनासी, मैकोवर, फर्मेटिक, इन सब के लिए जो हमारा पाउडर है वो सफिशिएंट कोहेसिवनेस, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो आता नहीं है बट आप फिर भी देख लेना एक बार। फॉर फिलिंग, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अब एसिटिल सैलिसिलिक एसिड फिल करने के लिए एक्सिपिएंट जो यूज होता है वो होता है कॉर्नस्टार्च, फ्री फ्लोइंग के लिए, और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज भी यूज होता है ताकि हम एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सके हमारे कैप्सूल्स के अंदर। इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिवेट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसकी स्टडी करनी होती है। मटेरियल्स जो यूज होते हैं एक्सिपिएंट्स की तरह, इनमें से बस आप 3-4 याद करिए। वैसे सबसे इजी याद करने में टैल्क, स्टार्च, लैक्टोज, मैनिटोल है। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए। मटेरियल्स दैट मे कंसिडर फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो होता है फ्लो प्रॉपर्टी के लिए हम ग्लाइडेंट या लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं कैप्सूल में, जैसे कि सिलिकन या सिलिकन डाइऑक्साइड। सिलिकन जो होता है वो बहुत एक्सीलेंट ग्लाइडेंट होते हैं और फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं, जैसे कि मेटालिक स्टेरेट या स्टेरिक एसिड। एंटी डस्टिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे कैप्सूल है उस पर डस्ट नहीं चिपकने देते, ये प्रिवेंट करते हैं कंटेमिनेशन को, जैसे कि इनर्ट एडिबल ऑयल। अब अमाउंट ऑफ टैलुवेंट जो यूज होता है हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में, वो क्या करता है, हमारी बल्क डेंसिटी इंक्रीज करता है, बल्क मास इंक्रीज करता है हमारे कैप्सूल का। और जो हमारा अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट एंड ऑयल है वो 2% या उससे कम ही यूज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं।
अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या मेथड है वो हम देखते हैं एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल शेल का। पहले तो थिकनेस जो है हमारी डिपेंड करती है कि हमारी स्पीड और टाइम कितनी है हमारे डिपिंग, मतलब हमने जो हमारा मोल्ड है उसमें कितनी स्पीड और टाइम में हमने डिप किया अपने कैप्सूल को, पहले तो वो है। अब इसमें कुछ दो मेथड्स होते हैं, पहला तो होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड, दूसरा होता है डिप पिन मेथड। कॉमनली यूज डिप पिन मेथड है क्योंकि देखिए हमारा जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है ना उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक अपर बॉडी होती है एक लोअर बॉडी होती है, कैप एंड बॉडी होती है, ठीक है। और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है वो सिंगल शेल होता है, उसमें कोई अपर एंड लोअर बॉडी नहीं होती है, ओके। तो डिप पिन मेथड हम लोग यूज करते हैं। अब इसका कैसे हम लोग बनाते हैं हमारा कैप्सूल वो देखते हैं। पहले हम हमारा जो मटेरियल है जिलेटिन है उसको डिप करेंगे, उसको स्पिन करेंगे ताकि वो एक बहुत थिन लेयर भी नहीं और थिक लेयर भी नहीं, एक यूनिफॉर्म लेयर फॉर्म कर ले हमारे कैप्सूल की। फिर उसको ड्राई करेंगे, उसमें शिपिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर जो हमारा कैप्सूल नहीं कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए आप पूरा प्रोसेस समझिए, हमने कैप्सूल का जो लिक्विड था जिलेटिन था उसको डिप किया हमारे मोल्ड्स में, उसको स्पिन किया ताकि एक यूनिफॉर्म लेयर फॉर्म कर ले। फिर जो हमारा यूनिफॉर्म लेयर फॉर्म हुई फिर हमने उसको एक ड्राई एयर से पास किया ताकि वो एक परफेक्ट साइज या परफेक्ट जो हमारा कैप्सूल है वो फॉर्म कर ले। फिर हमने उनको कट किया, कट करने के बाद हमने उनको ट्रिम किया ताकि एक इक्वल यूनिफॉर्म साइज हमको मिल सके सारे कैप्सूल की, सारे कैप एंड बॉडी की। फिर हमने उनको ज्वाइन किया, जो हमारा कैप एंड बॉडी है हमने उनको ज्वाइन किया और फिर हमने उनको पॉलिशिंग प्रोवाइड करी ताकि वो थोड़ा शाइन प्रोवाइड हो सके, ठीक। अब स्टेप्स इसमें देख लीजिए, जो डिपिंग है वो 22 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है और जो सोल्यूशन का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री रहता है, बस 12 सेकेंड में ही डिपिंग हो जाती है। स्पिनिंग कैसे होती है, जो पिन्स हमारे होते हैं वो रोटेट करते हैं ताकि जो जेलेटिन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए हमारे पिन्स में। ड्राइंग में क्या करते हैं, ड्राई एयर का या डीह्यूमिडिफिकेशन का यूज करते हैं ताकि जो हमारे कैप्सूल्स हैं वो लिक्विड से थोड़े सॉलिड, पूरे सॉलिड फॉर्म में आ सके। स्ट्रिपिंग क्या होती है, हम हमारे जो कैप्सूल्स फॉर्म हो चुके होते हैं उनको कट करते हैं, ब्रॉन्ज जॉ का यूज करते हैं। फिर हम ट्रिमिंग करते हैं स्टेशनरी नाइफ का यूज करके। फिर हमारी कैप एंड बॉडी को ज्वाइन करते हैं और उनको पॉलिश करते हैं पॉलीमर का यूज करके। अब टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन जो फिल होता है हमारे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें नॉन एक्वस, नॉन अल्कोहलिक या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फिल होती हैं, जैसे कि ग्रैन्यूल्स, पेलेट्स, ड्राई पाउडर। अब प्रिपरेशन कैसे होता है हमारे फिल्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का, पहले हम डेवलप और प्रिपेयर करते हैं फॉर्मुलेशन को, सिलेक्ट करते हैं साइज का कैप्सूल का, मतलब हमें कौन सा साइज चाहिए, 0 से 5 के बीच में हम साइज सेलेक्ट करते हैं। फिर प्रॉपर मिक्सिंग और ब्लेंडिंग करते हैं, हमारे जितने भी कंपोनेंट्स डालने हैं हमको हमारे कैप्सूल में उनको मिक्स करते हैं अच्छे से। फिर जो हमारा कैप्सूल के शेल्स हैं उनको हम फिल करते हैं। मैनुअल पंचिंग मशीन या ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक पंचिंग मशीन अगर आपने देखी हो या आपने कहीं रील्स कहीं पे भी देखी हो तो उनमें पूरा प्रोसीजर बताया होता है कि कैप्सूल हम कैसे फिल करते हैं, ठीक है। पहले हमारी बॉडी होती है उसमें आप ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी में हम फिल करते हैं हमारा मटेरियल कैप्सूल का, ठीक है, जो अंदर हमको डालना होता है वो बॉडी प्लेस करते हैं पहले हम पंचिंग मशीन में। फिर उसमें पाउडर स्प्रेड करते हैं एक लेयर लगा के। फिर पाउडर स्प्रेड करने के बाद हमारा कैप को इंसर्ट करते हैं मैनुअली या तो ऑटोमेटिकली या सेमी ऑटोमेटिकली। फिर कैप्सूल सीलिंग होती है, जो हमारी फिलिंग मशीन है उससे एक मशीन लिंक्ड होती है। बैंडिंग, जो दो कैप्सूल के पार्ट्स हैं उनको सील किया जाता है जिलेटिन बैंड का हेल्प करके। कॉन्टैक्ट एरिया को सील किया जाता है वाटर या एथेनॉल की हेल्प से और 40 to 45 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। फिर इनको क्लीन करते हैं और पॉलिश करते हैं पॉलीमर का यूज करके। जो फिल्ड कैप्सूल होती है वो एक अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी टेस्ट से पास होती है, जैसे कि वेट वेरिएशन टेस्ट हो गए, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, सॉल्युबिलिटी या डिसइंटीग्रेशन। वेट वेरिएशन में हम प्रोटोवेम अपरेटस का यूज करके इसका वेट टेस्ट करते हैं। इसमें प्रोसीजर क्या होता है, हम अपने 20 कैप्सूल्स को प्लेस करते हैं रोटोवे पे और उनका एवरेज वेट डिटरमाइन करते हैं। फिर हमारी जो इंडिविजुअल वेट है वो नॉट लेस देन 90% होनी चाहिए और नॉट मोर देन 110% होनी चाहिए एवरेज वेट के, ठीक। अब टेस्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, जो हमारा कैप्सूल है
if not more than two of the individual differences are greater than 10%, then of the average weight from the 20 capsule taken. जो हमारा एवरेज वे है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए 20 कैप्सूल्स जो हमने ली हैं उसमें इंडिविजुअल का. If in no case in any individual difference greater than 20% of average weight, अगर ज्यादा से ज्यादा होना भी है मतलब 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 25% अगर वो आ रहा है इसका मतलब कि सही नहीं है. If more than 2 but less than 6 capsule deviate by more than 10% but less than 25%, the net contents are determined for additional capsules. अब क्या है, मान लीजिए हमने मोर देन 2 या फिर 6 से कम कैप्सूल्स ली, ठीक है. अब उनमें डेविएशन 10 से ज्यादा आया लेकिन 25 से कम, 25% से कम, तो जो उनका नेट कंटेंट है अब वो हम कुछ एडिशनल कैप्सूल्स मतलब 3 या 3-4 कैप्सूल और ऐड करके फिर टेस्ट करते हैं. फिर हम जो एवरेज निकालते हैं वो एंटायर 60 कैप्सूल्स का लेते हैं. जो 60 डेविएशन आते हैं फिर उससे हम नया एवरेज निकालते हैं. मतलब एवरेज कैलकुलेशन होता है वे वेरिएशन में जो 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. और अगर 20 कैप्सूल है तो उनका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से 6 है तो उनका 10 से ज्यादा लेकिन 25 से कम नहीं होना चाहिए. मतलब 10 से ज्यादा और 25 से कम होना चाहिए, सॉरी. अब रिक्वायरमेंट्स क्या है? इफ द डिफरेंस, अगर डिफरेंस जो है वो 10% से ज्यादा नहीं है ऑफ द एवरेज इन मोर देन 6 ऑफ द 60 कैप्सूल्स. मान लीजिए हमने 60 कैप्सूल्स ली, उनमें से मान लीजिए 60 कैप्सूल्स का हमारा परसेंटेज आया, परसेंटेज नहीं वेट आया 200 ग्राम. अब मान लीजिए मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, ठीक है. अब उसमें से 6 हमने कैप्सूल्स ली तो उनका वे आया 30 या 40 ग्राम. अब हमने जब उनका डेविएशन निकाला तो वो नॉट मोर देन 10% आ रहा था, ठीक है. 60 नहीं, चलो मानो आप जो 6 हमारी कैप्सूल थी उनका आया 30 या 45 ऐसे करके हमारा ग्राम आया 6 कैप्सूल का 60 में से, ठीक. वो 10% से ज्यादा तो नहीं आया उनका. तो अगर वो 10% से ज्यादा नहीं आया तो जो हमारा डिफरेंस है वो एक्सीड कर जाएगा 25% से. अब रोटो वे क्या करता है, इसमें हम अपना जो कैप्सूल है हाई स्पीड कैप्सूल वेइंग मशीन में हम लोग प्लेस करते हैं. ये मेजर करता है रिफ्लेक्टेड एनर्जी को ऑफ लो पावर एक्सरे बीम डायरेक्टेड टू ईच कैप्सूल. अब ये पहले तो 20 कैप्सूल्स का करते हैं हम इसमें टेस्ट, फिर हर एक कैप्सूल का वे करते हैं हम इसमें. वेरी कैप भी हम लोग यूज करते हैं वे वेरिएशन में. फिर आता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी. हम इसमें 30 कैप्सूल लेते हैं, 10 कैप्सूल को हम अलग अलग इंडिविजुअली प्लेस करते हैं. इनमें से जो 9 है उनका एवरेज जो प्लस माइनस होता है वो 15% आना चाहिए और 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ईच कोई भी एक 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है. अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर 1 से 3 कैप्सूल 15% के आसपास है तो जो बाकी 20 कैप्सूल है हम उनका ऐसे करते हैं. एटलीस्ट 27 कैप्सूल जो है वो 15% के अंदर आनी चाहिए. कोई भी 25% तक लिमिट नहीं जानी चाहिए. सबका 15% है, उसके आगे पीछे ही होना चाहिए, 25% नहीं. डिसइंटीग्रेशन टाइम हार्ड जिलेटिन का 30 मिनट्स होता है और सॉफ्ट जिलेटिन का 60 मिनट्स. ओके. अब पैन पॉलिशिंग, हम इसमें पॉलिशिंग प्रोवाइड जो करते हैं वो हम देखते हैं. पॉलिशिंग हमारी पहले तो पॉलीमर से होती है, ठीक है. और पॉलिशिंग हेल्प क्या करती है, ये रिमूव करती है डस्ट को, इम्पार्ट करती है ग्लॉसली अपीयरेंस, ठीक है. अब क्लॉथ डस्टिंग, जो बल्क फिल कैप्सूल्स होते हैं उनको हम अपने क्लॉथ से रब करते हैं ताकि उसमें जो डस्ट चिपकी है उसको हम रिमूव कर सके, ठीक है, और पॉलिश मेंटेन रहे. ब्रशिंग, फीड अंदर रोटेटिंग सॉफ्ट ब्रश. अब क्या हमारा जो कैप्सूल होता है हम उसको ब्रश से पास करता है ताकि जो उसमें डस्ट है वो रिमूव हो सके. रोटो सॉर्ट, जो नई फील्ड कैप्सूल होती है उसको फिलिंग पॉलिशिंग मशीन से पास किया जाता है. ओके. अब स्पेशल टेक्निक्स जो होती हैं जैसे कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन प्लेस्ड अपॉन ईच कैप्सूल एम्प्टी. When imprinted on filled capsule, there may be a chance of, अगर जैसे मान लीजिए हम ब्रांडिंग करते हैं ना हमारे कैप्सूल्स के ऊपर, कभी कभी जैसे हम उनपे नाम लिख देते हैं या लेबलिंग करते हैं
तो उनमें अगर हमने इम्प्रिंटिंग हो गई या कलर आगे पीछे हो गया उनका, या लेबलिंग खराब हो गई, ओवर मार्किंग हो जाती है ना, तो उससे कंटामिनेशन भी हो सकता है और पुअर प्रिंट क्वालिटी जो है वो हमारे कैप्सूल को डैमेज भी कर सकती है। तो हम इम्प्रिंटिंग मशीन को, और जितनी भी प्रिंटिंग मशीन है उनको हम ऑपरेट करते हैं रोटो ग्रैन्यूल प्रोसेस से। ठीक है। अब स्पेशल पर्पस क्या है हमारे कैप्सूल का, ताकि हम जो सॉलिबिलिटी है कैप्सूल्स की उसको रिड्यूस कर सकें। स्पेशल पर्पस कैप्सूल्स कुछ होती हैं जो हमारे कैप्सूल्स की सॉलिबिलिटी को रिड्यूस करती हैं। ओके। अब इसमें क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस या फिर एसिड सॉलिबिलिटी। स्पेशल पर्पस कैप्सूल में वाटर रेजिस्टेंस या एसिड सॉलिबिलिटी होती है। जो वाटर रेजिस्टेंस होता है ये फेल कर जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है, फेल कर जाता है टू डिजोल्व 20 डिग्री या 30 डिग्री पे वाटर को डिजोल्व करने में ये मदद नहीं कर पाता है, वाटर रेजिस्ट करता है इसमें। एसिड सॉलिबिलिटी कम से कम 5 मिनट के अंदर अंदर 0.5% एक्वस HCl वेट बाय वेट 36 से 38 डिग्री के बीच में एसिड जो होता है हमारा डिजोल्व होना चाहिए। ओके। ये सब टर्म्स देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ा रही, ना मैं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि कल ही मेरा टेस्ट है, मेरे को पूरा तैयार करना है। ठीक है। अब हमारा जो कैप साइज होता है बीपी और आईपी के अकॉर्डिंग उसका जो ml होता है, उसका जो साइज होता है वो इसमें कुछ मेंशन है। अब जो हमारी ह्यूमिडिटी रेंज होती है वो 30 to 40% प्रेजेंट होती है। ठीक है। और जो हमारा याद रखिएगा, जो हमारा एम्प्टी कैप्सूल सेल होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट हार्ड जिलेटिन में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड जिलेटिन का 12 to 15% होता है, सॉफ्ट जिलेटिन का 5 to 10% होता है एम्प्टी कैप्सूल का। ठीक है। अब जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो मैं अब आपको ऊपर ही ऊपर ऐसे पढ़ा दे रही हूँ। इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइजर प्रेजेंट होता है। इसमें हम लिक्विड या सेमी सॉलिड मटेरियल फिल कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, जो हमारा हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन है, हार्ड जिलेटिन में प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन का रेशियो 0.4 से 1 होता है, और सॉफ्ट जिलेटिन में प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन का रेशियो 8:1 होता है। ठीक है। जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें 6 से 9 या 10% मॉइस्चर कंटेंट होता है शेल में, एम्प्टी शेल में। अब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे हमारी शेल हार्ड जिलेटिन की फिल होती है वैसे ही बिल्कुल नहीं होती है। ये इसमें सिर्फ एक सिंगल शेल होती है, इसमें कोई कैप एंड बॉडी नहीं होती है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो ब्लूम स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है, ये हमारी क्वालिटी डिफाइन करता है जिलेटिन की, और इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ होती है 200 से 250। लेकिन हमारे सॉफ्ट जिलेटिन की लोअर होती है ब्लूम स्ट्रेंथ, वो होती है 100 से 150। ओके। अब जो हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, डिसइंटीग्रेशन टाइम है हमारे हार्ड जिलेटिन में वो होता है 30 मिनट, सॉफ्ट जिलेटिन में होता है 60 मिनट्स। मैं आपको ऐसे ही समझा दे रही हूँ। ठीक है। ये सब चीजें ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना पढ़ना, बस इतना आप ध्यान रखना। जो हमारा हार्डनेस है जिलेटिन कैप्सूल का वो हम कैसे देखते हैं, ड्राई प्लास्टिसाइजर का वेट अपॉन वेट ऑफ ड्राई जिलेटिन। ठीक, इतना आप ध्यान रखना। मतलब अब देखिए प्रिपेयर कैसे होता है। अब हम देख वाटर जो होता है हमारा वो लॉस्ट होता है ड्राइंग प्रोसेस के टाइम पे, फिर हम इसमें कुछ परसेंट ऑफ प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन इंक्रीज करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है इसमें, इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्लास्टिसाइजर हम ऐड करते हैं, और जो जिलेटिन और प्लास्टिसाइजर का रेशियो है वो 8:1 होता है। फिर इकोनॉमिक पर्पस के लिए 50% जिलेटिन मास इनकॉर्पोरेट होता है कैप्सूल में, जो 50% लॉस करता है हमारे मेडिकामेंट्स में। ठीक, मतलब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ज्यादा अच्छा नहीं होता है हार्ड जिलेटिन के कंपैरिजन में, बट मॉइस्चर कम प्रेजेंट होता है सॉफ्ट जिलेटिन में और ब्लूम स्ट्रेंथ कम होती है। मैक्सिमम साइज क्या होता है हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का, ओब्लॉन्ग का होता है 20, ओवल का होता है 16, राउंड का होता है 9। और तब ध्यान रखिएगा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल किसी भी शेप में हो सकता है, फ्लेक्सिबल शेप्स इसकी हो सकती हैं, ओब्लॉन्ग, राउंड, ओवल, सर्किल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल,
मतलब कोई भी शेप हो सकती है सॉफ्ट जिलेटिन की, लेकिन हार्ड जिलेटिन की कैप एंड बॉडी ओवल में ही आती है, राउंड शेप में, जैसा कि आपने देखा ही होगा। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो लिक्विड्स यूज होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में, वो या तो होते हैं वेजिटेबल और एनिमल ऑयल से, या ईथर, ईस्टर, अल्कोहल का यूज करके। वाटर मिसिबल नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स भी यूज होते हैं, जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। अब जो लिक्विड्स हैं हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में यूज होते हैं, वो वाटर मिसिबल भी हो सकते हैं, वाटर मिसिबल भी हो सकते हैं, नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं, और रिलेटिवली नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है। जिलेटिन प्लास्टिसाइजर जैसे कि हो गया हमारा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। को सॉल्वेंट्स हमारे हो गए जैसे कि हम इसमें ग्लिसरीन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वो सब हमारे हो गए। गाइस मेरा तो गला दर्द हो गया, इतना पढ़ा है सच बता रही हूँ। ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, उनमें हम शेल ड्राइंग मेथड का यूज करते हैं या वैक्यूम ड्रायर का यूज करते हैं। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में हम लोग ट्रे या ट्रक ड्रायर का यूज करते हैं। हमारी जो कैप्सूल्स प्रिपेयर होती हैं वो डिप पिन मेथड से बनती हैं मैक्सिमली। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और फिर हमारे जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, वो सॉर्बिटॉल की हेल्प से बनते हैं। ओके, सॉर्बिटॉल जो शेल्स होते हैं, वो सॉर्बिटॉल की हेल्प से इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक। और बाकी आपको मैंने बता दिया था जिलेटिन और प्लास्टिसाइजर का रेशियो। प्लास्टिसाइजर हमारे सॉफ्ट जिलेटिन में 8:1 होता है, और प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन का रेशियो और हार्ड जिलेटिन में होता है हमारा 0.4:1। ठीक। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था, बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है इतना मेरे कल के टेस्ट के लिए। और जो वीडियो देख रहे हैं उनका भी तो कल ही टेस्ट है, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। ओके। और बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। अब अच्छा, माइक्रो इनकैप्सुलेशन भी पढ़ लो आप। माइक्रो इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, जो हमारा कोर मटेरियल होता है उसके ऊपर हम लोग कोटिंग करते हैं, पॉलीमर की कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा होता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ठीक। अब इसमें डिजायर्ड कोटिंग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ये स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या कोहेसिवनेस इंक्रीज कर देता है, बायोलेबिलिटी इंक्रीज कर देता है हमारे किसी भी कैप्सूल की। अब जैसे हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है, उसमें हम लोग माइक्रो इनकैप्सुलेशन करते हैं, पॉलीमर की कोटिंग करते हैं ताकि उसकी बायोलेबिलिटी इंक्रीज हो सके। स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है हमारे कैप्सुलेशन की, जैसे कि इसके कुछ मेथड्स हैं। ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन इनके फिर भी मेथड है, पॉलीमराइजेशन टेक्निक या वैक्यूम डिपोजिशन। पहला हमारा है वर्स्टर प्रोसेस या एयर सस्पेंशन। ठीक है, ये कुछ मेथड है हमारे माइक्रो एनकैप्सुलेशन के। एयर सस्पेंशन या वर्स्टर प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है इसमें डिस्पर्जन होता है सॉलिड का, और इसकी मदद से हमारा जो कोहेसिव बॉन्ड फॉर्म कर लेता है कोर मटेरियल के साथ हमारा कोटिंग मटेरियल। अब है हमारा दूसरा कंजर्वेशन फेज सेपरेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा कोटिंग मटेरियल है वो एक रिजिडनेस फॉर्म कर देता है, एक डिपोजिशन फॉर्म कर लेता है हमारे किसी भी जो अंदर कंपाउंड प्रेजेंट है ना, जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें रिजिडनेस या एक अच्छी टफनेस प्रोवाइड कर देता है ताकि वो लीक ना करे। ठीक है। इसमें हम पैन कोटिंग या स्प्रे कोटिंग का भी यूज करते हैं। स्प्रे कोटिंग में हम मैक्सिमली वैक्स, फैटी एसिड, इन सब का यूज करते हैं, पॉलीमर या शुगर का यूज करते हैं। प्रोसेस क्या है, हम कोर मटेरियल लेंगे, अपना जो ड्रग मटेरियल है वो लेंगे, उसको हम हमारे जो कोटिंग मटेरियल है उसमें डिसॉल्व करेंगे ताकि वो एक कोटिंग कोट फॉर्म कर ले। जो कोर कोटिंग मटेरियल का मिक्सचर है वो डिस्पर्स करते हैं लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज में, और हमारा जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। वाटर सॉल्युबल रेजिन का जिलेटिन, वाटर इनसॉल्युबल का एथाइल सेलुलोज, वैक्सेस एंड लिक्विड्स के पैराफिन, एंटेरिक रेजिन्स के शेलैक या जेन। अब इसमें जो कोर मटेरियल यूज होते हैं वो होते हैं या तो एसिटोमिनोफेन, एक्टिवेटेड चारकोल, और केसीएल यूरिएज, विटामिन ए। मतलब जो हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हैं वो इन सब के
जो ड्रग्स हैं एसिटोमिनोफेन, केसीएल, यूरिएज, विटामिन ए के कैप्सूल्स, उनके लिए शॉर्ट जिलेटिन कैप्सूल यूज होता है। ठीक है, पर्पस क्या है हमारे इनकैप्सुलेशन का, ताकि जो हमारा मास्क है सॉफ्ट जिलेटिन या हार्ड जिलेटिन का उसको मास्क कर लें और फिर बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज कर लें, रिलीज सस्टेन रिलीज प्रोवाइड कर सके, गैस्ट्रिक इरिटेशन रिड्यूस कर सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो सके। इन सब का मेन रीजन है हमारे सॉफ्ट जिलेटिन या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए। ठीक, अब सिंथेटिक वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स जो हैं, मतलब जो हम हमारे कोटिंग करते हैं पॉलीमर की करते हैं ना, तो उनमें से कुछ एग्जांपल्स जैसे कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल पीईजी, पॉली एक्रिल अमाइड्स, ठीक, फिर पॉली ऑक्साजोलिन, ये सब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, 2-3 आप याद कर लेना। और नेचुरल वाटर सॉल्युबल हमारे कुछ पॉलीमर्स हैं, ये मतलब 2 सिंथेटिक याद कर लेना, 2 वाटर सॉल्युबल, नेचुरल वाटर सॉल्युबल। तो नेचुरल में हमारे हो गए एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रान, पेक्टिम्स, ये सब हो गए। बस इतना ही हमारा था पूरा कैप्सूल्स एंड एरोसोल्स को मिला के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मेरा तो गला दर्द हो गया एंड आई होप कल मेरा एग्जाम है अच्छा जाए।